बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम इस डिस्कशन के अंदर एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन द कैलकुलस जो है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, इसको डिस्कस करने लगे हैं। तो हम इसके अंदर ग्राफिकली पहले थोड़ा बहुत इंट्यूशन को देख लेते हैं कि किस तरह से द डेफिनेशन मेक सेंस और हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड, और उसके बाद फिर हम एग्जांपल्स की तरफ भी चले जाएंगे। सो लेट्स कंसिडर दिस ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, जो कि कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन है। और फर्दर लेट्स सपोज कि हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पर। लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज ए, एंड लेट मी कॉल दिस अनदर पॉइंट। लेट्स से दिस इज पॉइंट। चले इस वैल्यू को अगर हम एक्स कह दें फॉर द मोमेंट, तो इस जगह पर जो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी वो एफ ऑफ एक्स हो जाएगी, जो कि बेसिकली ये वैल्यू है यहाँ पर, more or less this value over here, this value over here, this is f of x। और इससे अगर थोड़ा ये आगे चलें तो ये पॉइंट जो है, सपोज कर लें कि ये जो चेंज आ रहा है इसको मैं h कह देता हूँ। कुछ वो बुक्स इसको इसको डेल्टा x भी कहते हैं, तो मैं इसको h रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। h या डेल्टा x, इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल हो सकता है, एक ही बात है। तो देखें, ये यहाँ पर अगर x है वैल्यू, तो इस जगह पर x के अंदर आप h ऐड कर दें तो ये पॉइंट हो जाएगा x प्लस h, x एक्सिस के अंदर। फिर इस जगह पर ये जो पॉइंट बन जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा f ऑफ x प्लस h, जो कि ऑब्वियसली इट इज समवेयर हियर, इस जगह पर है f ऑफ x प्लस h। अब जो हमारा डेरिवेटिव है ना, जिसको डेरिवेटिव जिसको रिप्रेजेंट बहुत सारी साइंस से किया जाता है। अगर फंक्शन f है तो हम इसके डेरिवेटिव को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स, या समटाइम्स सिंपल डी एफ बाय डी एक्स लिख लेते हैं लोग। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या सम बुक्स इसको एफ प्राइम सिंपल लिख लेते हैं। और इसके अलावा कुछ बुक्स जो है वो डी वाई बाई डी एक्स भी लिख लेते हैं, यानी कि ये वाई जो है वो फंक्शन है आपका, ठीक है। और इवन जब आप आगे चलेंगे तो आपको वाई प्राइम नजर आएगा, और आप अगर एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स के अंदर है तो समटाइम्स यू विल सी इट बीइंग अप्लाइड लाइक दिस वे, इस तरह से। या इवन समटाइम्स यू यू माइट सी डी का लफ्ज इस्तेमाल होता है, एंड इट इज ऑपरेटेड ऑन टू सम फंक्शन, या एफ ऑफ एक्स या वाई, एक ही बात है। तो ये सारी सिंबल्स है, इन सब का मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। सो होता क्या है डेरिवेटिव, अगर हम बात कर लें कि व्हाट इज गोइंग टू बी द डेफिनेशन ऑफ दिस, व्हाट इज गोइंग टू बी द डेफिनेशन ऑफ दिस डेरिवेटिव। सो हम ये कहते हैं कि जब आपके पास कोई फंक्शन होता है एफ, तो उसके अंदर ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये आपका जो है वो पूरा जो है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये इस एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक्स खुद जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपका जो डेरिवेटिव होता है वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज होता है ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल, जिस वेरिएबल पर वो डिपेंड कर रहा होता है। या हम ऐसा समझे कि देख रहे होते हैं कि एफ ऑफ एक्स के अंदर जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ रहा है। तो अगर हम सिंपल बात करें तो ये रेशो हम फाइंड करना चाह रहे होते हैं, एक ये चेंज और दूसरी ये चेंज। लेकिन इसमें एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि ये जो एफ ऑफ एक्स में चेंज आया है, ये चेंज एंड, चले इसको हम कह देते हैं दिस इज चेंज एंड वाई, और ये जो चेंज एंड एक्स है ये बेसिकली एच है। तो हमारा जो डेरिवेटिव होगा वो डेरिवेटिव बेसिकली ये होगा किसी भी फंक्शन का, वो हम कहते हैं कि इट्स बेसिकली चेंज एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज एंड एक्स, जो कि यहाँ पर हमारे पास एच है। लेकिन ये चेंज हमें चाहिए जब एक्स के अंदर
बिल्कुल माइन्यूट सी चेंज हो, यानी कि चेंज ना होने के बराबर हो, लेकिन फिर भी जो y में चेंज आ रहा है वो कितना है उसको हम एनालाइज कर रहे होते हैं। यानी कि ये जो x के अंदर चेंज आ रही है, दिस शुड बी अप्रोचिंग टू जीरो, यानी कि निग्लिजिबल यू कैन से। अगर वो जीरो के बराबर चेंज आ रही है, यानी कि जीरो के क्लोज क्लोज चेंज आ रही है, तो ओवरऑल फंक्शन में क्या चेंज आ रही है, एंड दैट दिस रेशो इज नोन एज द डेरिवेटिव। लेकिन फर्दर इसको हम अगर लिखना चाहें, जो कि डेफिनेशन बन जाती है, वो चेंज एंड वाई आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच है ऊपर, उसमें से आप एफ ऑफ एक्स को माइनस कर देंगे। यू कैन ऑब्जर्व इट ओवर हियर, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स प्लस एच एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स। सो इन दोनों के अंदर जो ये जो y का डिफरेंस है, ये डिवाइड बाय h, so this becomes the formal definition of derivative। ये आपकी डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन जाती है, जिसको आप कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यानी वो जो आपका x है ना, उसके अंदर जो चेंज है वो ना होने के बराबर हो। कुछ और चीजें हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि a function f of x is differentiable at x, f of x is differentiable at x when its derivative, या ये जो ऊपर लिमिट हम लिखी हुई है, दिस लिमिट f of x plus h minus f of x divided by h, this limit exists। ये लिमिट कह दूं या डेरिवेटिव कह दूं, ये एग्जिस्ट करे जब। और हम ये भी कहते हैं कि हमारा फंक्शन जो है ना, ये इज डिफरेंशियबल ऑन होल ओपन इंटरवल, डिफरेंशियबल ऑन ए टू बी ओपन इंटरवल। ये कब फंक्शन हम कहेंगे इस पॉइंट पर, इस पूरे इंटरवल पर डिफरेंशियबल है, जब व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एवरी पॉइंट इन दिस इंटरवल। यानी इस ओपन इंटरवल के अंदर जो भी पॉइंट है, उन सारों के ऊपर अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन हमारा इस पूरे ओपन इंटरवल के ऊपर डिफरेंशियबल है। चलिए, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स कहते हैं। अच्छा, एप्लीकेशंस के अंदर ये वर्ड रेट ऑफ चेंज यूज होता है, या चेंज इन एफ विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स होता है। तो और भी बहुत सारी चीजें आप देखेंगे। और ये जो साइन थी, इसको आप ऐसे पढ़ते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स। सो वी गोना बी डिस्कसिंग जैसे जैसे चीजें अनलॉक होती जाएंगी। तो ये वैसे तो मैंने एक वीडियो के अंदर पहले ही डिस्कशन की हुई है इन चीजों के ऊपर, लेकिन आई वांटेड कि एक बार फिर से इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, कोशिश करके इन अ बेटर वे। तो अभी हम पोलिनोमियल फंक्शंस का डेरिवेटिव जो है उसको सीखने की कोशिश करते हैं। सो अगर कोई आप सिंपलेस्ट फंक्शंस कोई सोच सकते हैं, तो मेरे हिसाब से वो फंक्शन होगा कांस्टेंट फंक्शन। तो हम कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है ना वो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया जाए। बाय द वे, ये जो ऊपर डिस्कशन की है, इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात भी होती है, वो हम एज अ एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन जो है वो एक किसी और वीडियो में कर लेंगे। तो ये फंक्शन अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाएगा। लेकिन देखें, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो डेफिनेशन आपने दी हुई है, इसको इस्तेमाल करते हुए जब आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो आप इसको कहते हैं कि आप लिमिट प्रोसेस से डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। ठीक, लिमिट प्रोसेस। या आप इसको ऐसे भी कहते हैं कि आप ए बी इनिशियो मेथड यूज कर रहे हैं। या आप ऐसे भी कहते हैं कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करते हुए डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। ठीक है ना। एग्जाम में अगर सवाल आ जाए कि डेरिवेटिव करें बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, या ऐसे लिखा हो ए बी इनिशियो मेथड, या ऐसे लिखा हो लिमिट प्रोसेस, या फिर ऐसे लिखा हो कि बाय डेफिनेशन,
इनका मतलब है कि अब आपने ये पूरा प्रोसेस करना है लिमिट फाइंड करने वाला। अगर ऐसे नहीं लिखा हुआ तो फिर आपके पास और भी फार्मूलाज आ जाते हैं, वो फिर आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं यूजिंग दिस लिमिट प्रोसेस। तो सबसे पहले जो हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड करना चाहिए, लेकिन ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये हर वैल्यू पर सी ही रहेगा। तो लिहाजा इसका जो डेरिवेटिव बन जाएगा वो बराबर हो जाएगा लिमिट h approaching to 0 f of x plus h minus f of x and all of this divided by h। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये भी c है और ये भी c है और ये दोनों वैल्यूज ऊपर c है। तो लिहाजा ये लिमिट h टेंड्स टू 0 0 ओवर h हो जाएगा, जो कि बेसिकली 0 है। ठीक। इसके बाद इसका मतलब है कि आपके पास अगर कोई भी फंक्शन कांस्टेंट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई है, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या ऐसे लिखा हुआ हो डी पाई बाई डी एक्स या डी वाई या कोई भी वेरिएबल 0 हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर कोई y इक्वल टू ई के बराबर है, इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। देखिए मैं ई पावर एक्स नहीं कह रहा, सिर्फ ई कह रहा हूँ, ये नंबर है। या कहीं पर y इक्वल टू 2024 लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव भी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। और व्हाट what other interesting constant function you can think of, you can think them. Even maybe you may get surprised के डेरिवेटिव ऑफ साइन पाई जो है ये भी 0 होना चाहिए, क्योंकि ये जो साइन पाई है ये नंबर है, इसके अंदर कहीं x नहीं। सो I'm sure you gonna understand what do I mean by saying के derivative of constant function is 0, right? What next? uh, let's जनरलाइज अ लिटिल बिट। इस कांस्टेंट फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पर ले जाते हैं, तो अब क्या होगा। तो अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एच का डेरिवेटिव हम फाइंड करें, सॉरी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करें बाय लिमिट प्रोसेस, तो पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड करना पड़ेगा, जो कि बराबर हो जाएगा एक्स प्लस एच के। और उसके बाद आप डेरिवेटिव की डेफिनेशन यूज करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन यानी कि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह एक्स प्लस एच आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह वही एक्स आ जाएगा। और क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू आ गई, ये एक्स की वैल्यू आ गई, डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, ये एच है, डिवाइडेड this gets cancelled with this, and your limit should be applied over h, which is basically limit h tends to 0, this gets 1, so it's 1, right? इसका मतलब है कि x का जो डेरिवेटिव है वो 1 होना चाहिए। इसी हिसाब से आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर करना चाहे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड करेंगे, जो कि होगा एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव आपका बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, और माइनस फिर एफ ऑफ एक्स की जगह ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इस पूरे को h से डिवाइड कर देंगे, एंड देन यू गोना गेट लिमिट h टेंड्स टू 0। Once you simplify this, this is x square plus 2xh plus h square minus x square, all of this divided by h. So this gets cancelled, and we are left with this fellow, which is h tends to 0. Like इन दोनों में से h कॉमन ले लें, तो ये होगा 2x plus h, and all of this divided by h, and then you can cancel out these two mates. So ये दोनों cancel out हो जाते हैं, then we are left with limit h tends to 0 of the expression 2x plus h, and then you apply the limit सिर्फ h पर लगेगी, because this expression doesn't involve h, so this is 2x, right? तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा, that should be 2x।
इस तरीके से एक और कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो इसका एफ ऑफ एक्स प्लस एच बन जाएगा एक्स प्लस एच का क्यूब, जो कि ए प्लस बी होल क्यूब के मुताबिक एक्स क्यूब प्लस 3x² एच प्लस 3x h² प्लस एच क्यूब के बराबर हो जाएगा। एंड देन यू विल अप्लाई योर limit process of finding the derivative, which is limit h tends to 0 of the rate, which is f of x plus h minus f of x, and all of this divided by h. And then you just insert the values. So the value of f of x plus h is the expression x cubed plus 3x² h plus 3x h square plus h cube minus f of x, which is x cube. And all of this divided by the h. And then this gets cancelled with this as usual. So फिर आप इन तीनों में से h को कॉमन लें. So you will be left with limit h tends to 0 of h common, and then you have यहाँ पर 3x² बच जाएगा और यहाँ पर 3xh बच जाएगा, and here we have h square and all of this divided by h. Then we can cancel out these two colleagues, they are gone. Uh, then we are left with limit h tends to 0 of 3x² plus 3xh plus h square. And once you apply the limit over here, so these two will be 0, this one and this one, so you will be left with 3x². So from here, from the previous discussion जो अभी तक हमने की, इसके मुताबिक हमें ये पता चल रहा है कि बाय द वे यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपका जो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है वो 3x² हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि अगर आप डेरिवेटिव कांस्टेंट का फाइंड कर रहे थे तो 0 आ रहा है, एक्स का फाइंड कर रहे थे तो वो 1 आ रहा था, और अगर आप x² का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं 2x आ रहा है, और अगर आप एक्स क्यूब का फाइंड कर रहे हैं तो वो आ रहा है 3x²। इसी तरह अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो ये x⁴ का जो डेरिवेटिव आता है वो आ जाता है 4x³। और फिर इसी तरीके से अगर इसको आप नीचे ले जाएं तो ये बेसिकली tx⁴n का डेरिवेटिव जो हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, इस n को आगे ले आते हैं और x⁴n−1, यहाँ पर n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है या 0 भी हो सकता है, नो इश्यू एट ऑल। ठीक है, तो ये बाय द वे इस ये जो है ना, इसका प्रूफ एक और वीडियो के अंदर हुआ पड़ा है, आप नीचे जाकर सर्च करें प्रूफ ऑफ पावर रूल फॉर एन पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम पावर रूल कहते हैं, इसका प्रूफ हुआ पड़ा है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट वी नीडेड टू डिस्कस। और लेट्स से x³ - 12x, तो पहले हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जो कि बन जाएगा x प्लस एच का क्यूब -12 टाइम्स x प्लस एच, जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करें। सो दिस इज x³ प्लस 3x² h प्लस 3xh² and then plus h³ -12x -12h. So we have used a plus b whole cube. So in this regard, my derivative of this function is going to be equal to limit h tending to 0, and f of x plus h is equal to this quantity over here, this expression, which is x³ plus 3x² h plus 3x h square plus h cube minus 12x minus 12h, and all of this minus f of x, which is x³ minus 12x. So this is nothing, you have to ignore this quantity. And we divide it by h.
फाइन। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 of x cube plus 3x square h plus 3x h square plus h cube minus 12x minus 12h minus x cube plus 12x, and all of this expression to be divided by h, right? So this x cube gets cancelled with this x cube, right? Or this minus 12x is getting cancelled with this plus 12x, and we are left with what? We are left with limit h tending to 0 of 3x square h plus 3x times h square plus h cube minus 12h, and all of this divided by h. And then you can realize that we can take h as common from all of the terms present on numerator to get. So this implies the derivative of x cube minus 12x is equal to limit h tends to 0, और h ऊपर कॉमन लेंगे तो आपके पास 3x² बच जाएगा माइनस 3x into h होगा, and then you will have plus h square minus 12, and all of this by h. And when you get cancelled this, so this cancellation implies limit h tends to 0 of 3x square minus 3xh plus h square minus 12, and the application of limit to this expression yields 3x square. This will be 0 because of h0 limit. So you will have this. You can say that the derivative of x cube plus minus 12x is equal to 3x square minus 12. I'm sure that makes a very clear sense to you. अच्छा, कुछ और बातें डेरिवेटिव से रिलेटेड? By the way, you can try this another interesting function. Let's consider this function now, f of x to be equal to 1 upon x minus 1. So what is going to be f of x plus h in this case? F of x plus h in this case is going to be 1 upon x की जगह पर x plus h आ जाएगा minus 1. And then you apply your so-called definition of derivative, which says that limit h tending to 0, 1 over x plus h minus 1, and then you will subtract. This is f of x plus h, this is your minus, and this is f of x. So this is 1 minus, and you know this is f of x plus h minus f of x, and all of this divided by h. I'm sure that makes sense. Furthermore, I can write this in another way, which is limit h tending to 0, 1 over x plus h minus 1 minus 1 over x minus 1, and then you are dividing it by h, or you can write 1 over h. Then what can I do further? I can take the LCM and the first part, so this will imply x plus h minus 1 times x minus 1, and we will have x minus 1 minus x plus h minus 1. So this is just simple algebra that you can yourself implement, right? So further use, you will simplify your limit. By the way, ये एक सिंपल अलजेब्रा था जो हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है.
और ये माइनस एक्स माइनस एच प्लस वन हो जाएगा, और इस पूरे को डिवाइड कर रहा है एक्स प्लस एच माइनस वन और एक्स माइनस वन, और इस पूरे के साथ वन अपॉन एच है। इसके बाद आप जो है वो कैंसिलेशन परफॉर्म कर लें, ये वन और माइनस वन एक दूसरे को खा जाते हैं, ये एक्स और ये एक्स एक दूसरे को खा जाते हैं, और ऊपर आपके पास माइनस एच रह जाता है, नीचे यहाँ पर एक्स प्लस एच माइनस वन है, और ये एक्स माइनस वन है, और ये वन ओवर एच है। तो आप यहाँ पर एक और चीज़ भी नोट कर सकते हैं कि ये एच और ये एच, यानी कि ये एच इसको डिवाइड कर जाता है, तो you have limit h tending to 0 of minus 1 over x plus h minus 1 times x minus 1, and then you just apply your limit, which will give you x plus 0 minus 1 and x minus 1, and this is nothing but minus 1 over x minus 1 times x minus 1, which is again minus 1 over x minus 1 to the square. So yeah, so you can say that the derivative of this 1 over x minus 1 is equal to minus 1 over x minus 1 ka square. Yeah, you can solve such kind of questions, without you know wasting your time basically. Yeah, let's let's do one more nice example where h of x is the square root of x plus 1, let's say. Okay, I'll give this function name not h, because I'm using my h as the definition of derivative. So let me call it g of x, right? So g of x plus h will be equal to the square root of x plus h plus 1. And then you apply your definition, which says that the derivative of g is equal to limit h tends to 0 of g of x plus h, which is this, minus g of x, which is x plus 1, all of this divided by h, right? इससे आगे कैसे ले जाए, ये एक लिमिट है जो कि आपको फाइंड करनी है, तो इसको आप रैशनलाइज कर सकते हैं. So how will you rationalize? So you will get the derivative of g of x to be equal to limit h tends to 0. This is x plus h plus 1 minus x plus 1. ये जो भी है इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ h के साथ, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा x plus h plus 1 प्लस x प्लस 1 के साथ, और इस पूरे का सेम यानी कि इसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, क्योंकि ये लिमिट हमने इवेल्युएट करनी है, राइट? सो हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 विल बी इक्वल टू, अब ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो ये बन जाएगा x प्लस एच प्लस 1, यानी जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे न्यूमरेटर्स, माइनस एक्स माइनस 1, ये सिंप्लीफिकेशन है, और ये h के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर्स आपस में. देखें अब ये 1 माइनस 1 कैंसिल, x माइनस एक्स के साथ कैंसिल, और आप अगले स्टेप में चलकर ये h और h भी कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 रह जाता है ऑफ 1 अपॉन x प्लस h प्लस 1 माइनस नो प्लस x प्लस 1. अब उसके बाद अगर h टेंड्स टू 0 अप्लाई कर दें, तो यू विल बी लेफ्ट विद x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 square root which is 1 upon 2 basically x plus. So this is the derivative. Right. These were some of the examples of the derivatives that we did uh, by using the definition.
We can do some more examples, and next we are going to talk examples from trigonometry, uh, लेकिन by using definition. हमारे पास जो फंक्शंस है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिकली 6 फंक्शंस है। एक हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेट से साइन एक्स, और एक हमारे पास है लेट से जी ऑफ एक्स कह देता हूँ कॉस एक्स, और एक और है वाई इक्वल टू टेन एक्स। और फिर इन्हीं के रेसिप्रोकल्स हैं हमारे पास। लेट मी कॉल दोज, चले उसको नाम दे देता हूँ मैं, y इक्वल टू कोसेक एक्स है जो कि साइन का रेसिप्रोकल है, y इक्वल टू सेक एक्स है जो कि कॉस का रेसिप्रोकल है। चलें इसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स कह देते हैं जो कि टेन का रेसिप्रोकल है। अच्छा, अब एक चीज तो ये है कि आप बाय डेफिनेशन यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से इन सारों के डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, और ये आपसे एग्जाम में मांगे भी जा सकते हैं, नॉट अ बिग डील। लेकिन मसला है कि like I won't be doing all of these, in just a single video. So एक और चीज है कि मैं क्या करूंगा, एक तो साइन का बाय डेफिनेशन फाइंड कर सकता हूँ, और बाय कास का बाय डेफिनेशन, और बाकी जो भी है ना, इनके डेरिवेटिव्स फाइंड करने के लिए हमें जस्ट प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल चाहिए होंगे। तो उनको अप्लाई कर लेंगे। तो पहले हम जो है सिर्फ इन दो फंक्शंस के डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड करने हैं। एक साइन एक्स कर लेते हैं और एक cos एक्स का कर लेते हैं। Let us now differentiate the function sin x with respect to x, लेकिन by using definition. So हमारा f of x sin x के बराबर है जी, और let's get to new page. तो हमारा f of x sin x के बराबर है जी, और हम f of x प्लस h अगर फाइंड करते हैं तो वो बराबर हो जाएगा sin x प्लस h के। अब यहाँ पर एक फार्मूला है साइन a प्लस बी का, जो कि बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। तो उसको अगर अप्लाई करें तो ये बन जाएगा साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच। तो ये इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच अब इसके बराबर आ गया। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स अप्लाई द डेफिनेशन। So the definition on this sin x derivative is going to be limit h tends to 0। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह ये आ जाएगा साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच माइनस एफ ऑफ एक्स जो कि सिंपल साइन एक्स है। देखिए, कोशिश करें इसको ब्रैकेट में रखा करें जब भी एक से ज्यादा फंक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो ना चीजों की, जैसे साइन एक्स के साथ कुछ और प्लस माइनस हो तो इसको ब्रैकेट में रखा करें, डिवाइड बाय एच। चलिए जी। सो अब फर्स्ट और लास्ट टर्म जो न्यूमरेटर के हैं इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर लूं, सो देन आई कैन टेक माय साइन एक्स कॉमन, तो मेरे पास एक कॉस एच बच जाएगा यहाँ पर, और -1। बाकी इन दोनों को वैसे ही रख लेता हूँ कॉस एक्स साइन एच, एंड ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय एच। फिर आपका ये जो एच है ये इन दोनों के नीचे जा सकता है। वाई वाई साइन एक्स कॉस एच -1 अपॉन एच प्लस कॉस एच एक्स साइन एच अपॉन एच। चले यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि अगर a प्लस बी के नीचे कोई नंबर है ना c, तो उसको आप a के नीचे रखकर बीच में जो प्लस है या माइनस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लीकेशन, या प्लस या माइनस, तो आप b अपॉन सी कर सकते हैं, याद रखें। और अगर a माइनस बी के नीचे भी c है तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। सो दीज आर सम साइड थिंग्स। सो ये साइड में बता रहा हूँ जो
बेसिक अर्थमेटिक से। लेकिन अगर ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे सी आ रहा है, तो ये इन दोनों के नीचे रखकर ऐसे नहीं किया जा सकता, ए अपॉन सी इंटू बी अपॉन सी, ये ऐसे नहीं होता। ये किसी एक के नीचे रख देंगे, चलें बी अपॉन सी कर दें या ए अपॉन सी कर दें, या दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर सी से डिवाइड कर दें, या इवन कहीं पर ए को अगर डिवाइड कर रहा है बी और नीचे सी है, सो अगेन यू कांट डू के ए अपॉन सी और डिवाइड बाय बी अपॉन सी, ये आप ऐसे नहीं कर सकते, दिस इज नॉट फाइन। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर दिस इज फाइन। तो इन बेसिक अर्थमेटिक्स को यूज करते हुए, और फिर लिमिट की प्रॉपर्टीज है, लिमिट इन सम के ऊपर अलग अलग लगाई जा सकती है। cos h minus 1 upon h plus limit h approaching to 0 cos x into sin h upon h। देखिए ये जो sin x है ना, इसके अंदर h नहीं है, और इस cos x के अंदर भी h नहीं है, तो ये sin x यहाँ से बाहर आ सकता है लिमिट से, क्योंकि लिमिट का वेरिएबल h है। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h minus 1 upon h प्लस ये cos x भी बाहर आ सकता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ sin h upon h। अब ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स की लिमिट भी 0 पर 0 होती है, और cos h माइनस 1 अपॉन h ये 0 होती है लिमिट, ये 0 हो जाएगा, ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, और ये cos x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपके पास cos x इंटू 1, जो कि है बेसिकली cos x। सो आप यहाँ से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो डेरिवेटिव है sin x का जी, वो बराबर है cos x के बराबर है। सो sin x का डेरिवेटिव हो गया जी cos x, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब अगर आपको cos x का डेरिवेटिव निकालना है, लेट्स नाउ से कि हमारे पास एक फंक्शन है cos x, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करेंगे आप, g ऑफ x प्लस एच फाइंड कर लेंगे, जो कि होगा cos ऑफ x प्लस एच। अब जी फार्मूला ये लगेगा cos ऑफ a प्लस बी का, जो कि बराबर होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो इसको लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका cos x और cos h माइनस साइन x और ये साइन h। तो अब जरा चलिए लिमिट डेफिनेशन अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव की। लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ x प्लस h, ये हुआ है, ये हो गया, जो कि cos x cos h माइनस साइन x साइन h, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो गया, या जी ऑफ एक्स प्लस एच, और इसमें से माइनस कर देंगे जी ऑफ एक्स, जो कि है cos x, और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे h के साथ। फिर अगर आप नोट कर लेना, तो ये जो फर्स्ट टर्म है और ये, इन दोनों में से cos कॉमन लिया जा सकता है, तो ये बन जाएगा cos h माइनस 1 अपॉन h माइनस, इन दोनों में से भी वही सेम जैसे थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, ये भी ऐसे लिखा जा सकता है, और फिर अप्लाई कर देंगे जब आप लिमिट ना, तो ये cos x को लिमिट में कुछ नहीं करना, लिमिट लग जाएगी इस क्वांटिटी के ऊपर, जो कि बन जाएगा 0 माइनस साइन एक्स, ये इसकी लिमिट फिर 1 हो जाएगी, सो इस पूरे की सिंप्लीफिकेशन माइनस साइन एक्स आ जाएगी। सो यानी कि जो कास का डेरिवेटिव है वो बराबर है साइन एक्स के, राइट। सो दीज आर ऑल यू नो सम ऑफ दी थिंग्स फ्रॉम डिफरेंशिएशन, जिसमें आपने साइन एक्स और कास एक्स के डेरिवेटिव को भी डिस्कस कर लिया है। व्हाट नेक्स्ट, सम ऑफ द रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स, उनके ऊपर बात कर लेते हैं further, to discuss some of the more things regarding the differentiation। तो अभी हम कुछ rules discuss करने लगे हैं ना differentiation के। I will name them as some
एट फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट सम। अगर आपके पास दो फंक्शंस है, एक एफ ऑफ एक्स है और दूसरा जी ऑफ एक्स है, इन दोनों का सम है, एंड यू वांट टू डिफरेंशिएट दिस सम, or sometimes we might write it, in this way: f plus g of x. We can write it that way as well. So ये जो sum का derivative है, if derivative is applied to sum of two functions, then it says that you can basically apply the derivative on f and g separately and then add them together. तो आप अलग अलग दोनों के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्रूफ की डिस्कशन से पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल्स का बता दूं। मिसाल के तौर पर एक फंक्शन है एच ऑफ एक्स जो कि बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस कॉस एक्स, चले ऐसे कर लेते हैं, एंड वी वांट टू डिफरेंशिएट दिस। अब ये दो फंक्शन मैंने ऐड किए ना, ये तीन चार पांच और सबके ऊपर ऐसे डेरिवेटिव अलग अलग लिखता जाएगा। सो इफ वी वांट टू अप्लाई दिस सम रूल और इसका अगर डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव निकालें प्लस इसका डेरिवेटिव निकालें एंड देन इसका डेरिवेटिव जो कि है माइनस साइन एक्स। सो दैट्स हाउ यू अप्लाई दिस, द सो कॉल्ड सम रूल। सो आई विल नाउ डिस्कस द डिफरेंस रूल, और मैं प्रूफ डिफरेंस वाले का करूंगा, और फिर आप जो है ना वो सम वाला खुद कर लीजिएगा उसको फॉलो करते हुए। सपोज करें आपके पास दो फंक्शंस है एंड दे आर, आप कंसीडर कर रहे हैं दो फंक्शंस का डिफरेंस और इसको आप डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। तो आपको रूल ये कहता है कि आप अलग अलग दोनों के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, यानी एफ का डेरिवेटिव माइनस जी का डेरिवेटिव। दैट्स हाउ यू कैन डू दैट। सो इसका मिसाल भी बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर एक फंक्शन है एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स, एंड यू वांट टू डिफरेंशिएट दिस। सो ये थ्री एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स बन जाएगा। सो आप अलग अलग दोनों का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये प्रूव कैसे किया जाए। अब डिफरेंस और सम वाले दो है ना, एक ये है कि आप सम का यू नो डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये बराबर होता है एफ का डेरिवेटिव प्लस जी का डेरिवेटिव, और डिफरेंस में एफ माइनस जी होता है, तो ये बन जाएगा एफ का डेरिवेटिव माइनस जी का डेरिवेटिव। सो क्वेश्चन इज हाउ टू प्रूव दिस। सो हम इसका प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, लाइक हम एक प्रूफ ये वाला कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एच ऑफ एक्स एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि बराबर करेंगे आप एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स के। अब इसका जो डेरिवेटिव आएगा ना, वो बेसिकली इस डिफरेंस का डेरिवेटिव होगा। यानी अच्छा, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपको एच ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए बाय डेफिनेशन, जो कि बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स प्लस एच। और फिर इस h का जो डेरिवेटिव है वो बराबर हो जाएगा लिमिट स्मॉल h टेंडिंग टू जीरो एंड देन h कैपिटल ऑफ x प्लस h माइनस h कैपिटल ऑफ x डिवाइड बाय स्मॉल h। सो ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x प्लस h एंड देन माइनस f ऑफ x और ये प्लस g ऑफ x। ये इसका वैल्यू पुट करेंगे ना, ये तो ये माइनस इसके साथ और इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगी तो वो प्लस हो जाएगी, और ये पूरे को डिवाइड करता है आपका h। तो फिर आप इसको आगे ले जाते हैं, तो ये लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ऊपर वाले को जरा रीअरेंज करें, इन दोनों को आपस में मिलाएं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एंड ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय h, एंड देन इन दोनों में से माइनस कॉमन लें, तो ये बन जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स, और इस पूरे को डिवाइड करते हैं हम लोग h से। अब लिमिट दोनों पर अलग अलग जब लगेगी तो ये डेरिवेटिव बन जाए f का बन जाएगा माइनस ये डेरिवेटिव बन जाएगा g का। यानी कि जो h ऑफ x है इसका जो डेरिवेटिव है वो बराबर आ जाएगा f प्राइम x माइनस जी प्राइम x। लेकिन ये h ऑफ x बराबर किसके था, ये बराबर है f ऑफ
f of x minus g of x के। सो दिस गेट्स प्रूव्ड दैट के आप डिफरेंस में डेरिवेटिव को अलग अलग लगा सकते हैं दोनों फंक्शंस के ऊपर। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी होती है जिसमें अगर किसी फंक्शन को आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है और फिर आप इसका डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं, तो बेसिकली आपका ये नंबर जो है कोफिशिएंट ये बाहर आ जाता है और आप डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं सिर्फ एफ के ऊपर। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर एक फंक्शन है एच ऑफ एक्स इक्वल टू 3 sin x। तो अब इसका मतलब है जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 3 बाहर आ जाएगा, बट डेरिवेटिव इस फंक्शन का लेंगे आप जो कि होगा cos x। इसका प्रूफ करने के लिए हिंट ये है कि एक नया फंक्शन डिफाइन करें एच ऑफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स एफ ऑफ एक्स और फिर इसका डेरिवेटिव निकालें बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने पहले किया था, और फिर अप्लाई डेफिनेशन और के दोनों में से कॉमन लेकर यू कैन डू दैट। ठीक है। सो फार सो गुड। और फिर आ जाते हैं प्रोडक्ट रूल के ऊपर। अब आपका जो प्रोडक्ट रूल है वो ये कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप उनका डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये डेरिवेटिव आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि पहले आप एफ का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, जी को सेम रखते हैं और प्लस एफ का डेरिवेटिव जी, और एफ सेम जी का डेरिवेटिव। सो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। और इसको प्रूफ करने का भी वही तरीका है, आप एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे। चले मैं नया फंक्शन कैपिटल जी ऑफ एक्स डिफाइन कर देता हूँ जो कि बराबर है एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच डिफाइन करूंगा जो कि बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच टाइम्स जी ऑफ एक्स प्लस एच। उसके बाद फिर हम बाय डेफिनेशन ये जो जी का डेरिवेटिव है ये बराबर होना चाहिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय एच। अब ये वैल्यूज पुट कर दें दोनों की, सो यू विल गेट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस एच की जगह ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच टाइम्स जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ x times g of x and all of this divided by uh, h of x, h sorry। तो अब फर्दर इसमें हम क्या करते हैं, एक छोटी सी ट्रिक होती है, वो ये होती है क्योंकि हमें इसको एक पर्टिकुलर इस वाली फॉर्म में प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है, इस पूरे के बराबर है, तो ये f डेरिवेटिव बनाने के लिए हम कुछ एड सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो द ट्रिक इज दिस कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच और जी ऑफ एक्स प्लस एच के अंदर आप ऐड करेंगे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और यही आप चले माइनस करेंगे आप एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स और ऐड करेंगे आप एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो या वी आर डूइंग अ मिस्टेक आई बिलीव, यस वी आर डूइंग अ मिस्टेक। इसके अंदर हम मिस्टेक कर रहे हैं, इसको हम ठीक करते हैं। सो हम क्या करेंगे बेसिकली, इसके अंदर माइनस करेंगे एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स प्लस एच, ताकि ये जी ऑफ एक्स प्लस एच दोनों में कॉमन हो जाए। फिर आपने जो ये माइनस किया है यही आप ऐड भी कर देंगे और ये तो सेम रहेगा माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, राइट। और इस पूरे को डिवाइड करता है आपका एच। अब आप लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इन दोनों में से जी ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन है, तो आपके पास रह जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक, और इन दोनों में से एफ ऑफ एक्स कॉमन है, तो अगर एफ ऑफ एक्स कॉमन लें तो जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स रह जाएगा और इस पूरे को डिवाइड करता है आपका एच, राइट। सो अब अगर लिमिट दोनों के ऊपर अलग अलग लगाई जाए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो
ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस एच के साथ, और लिमिट फिर इसके साथ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच प्लस एफ ऑफ एक्स के अंदर एच है नहीं, तो इसको लिमिट ने कुछ नहीं करना, बाकी लिमिट लगेगी इस दिस क्वांटिटी के ऊपर, जो कि है जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स और डिवाइड बाय एच। हम इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, राइट। पहले आपने एच ऑफ एक्स इन दोनों के नीचे अलग अलग रखा, फिर आपने लिमिट लगाई, तो अब जब लिमिट ऑपरेट करेंगे एच टेंड्स टू जीरो, तो ये जी ऑफ एक्स हो जाएगा, ये एफ का डेरिवेटिव बन जाएगा, ये प्लस एफ ऑफ एक्स सेम, और ये बाकी जी का डेरिवेटिव बन जाएगा। सो देन यू कैन से दैट कि डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स सेम इंटू जी का डेरिवेटिव, राइट। तो इसका मतलब, और जी ऑफ एक्स किसके बराबर था, वो आप वैल्यू रिप्लेस कर दें, वो था एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो ये बराबर हो जाएगा एफ का डेरिवेटिव जी सेम एफ सेम जी का डेरिवेटिव, राइट। इसको और बिल्कुल अगर सिंपल वर्ड्स में लिखें इन दी प्राइम नोटेशन, तो एफ जी प्राइम इज एफ प्राइम जी प्लस एफ जी प्राइम। इसी से रिलेटेड एक क्विज में ना मैंने सवाल दिया हुआ था, इफ यू गाइस रिमेम्बर, लेट मी टेल यू हाउ। मैंने एक क्विज में क्वेश्चन दिया था कि एफ जी एफ प्राइम जी माइनस एफ जी प्राइम का डेरिवेटिव बराबर होता है एफ डबल प्राइम जी माइनस एफ जी का डबल प्राइम। तो इसको आपने प्रूव करना था, तो आप क्या करते, आप कैसे प्रूव करते। अब ये आपको ये लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, तो आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ प्राइम जी माइनस एफ जी प्राइम का, तो ये दोनों के ऊपर अलग अलग लगेगा क्योंकि डिफरेंस है दोनों में, एफ जी प्राइम। सो लेकिन आपको पता है कि ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव एफ प्राइम का डेरिवेटिव, तो ये डबल प्राइम हो जाएगा जी सेम। तो पहले आपने पहले का डेरिवेटिव लिया, सेकंड को सेम रखा, फिर प्लस करके फर्स्ट को सेम रख के सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक। ये और ये माइनस, इसी तरीके से ये पहले एफ का डेरिवेटिव जी, ये दूसरा सेम, और फिर हम प्लस देते हैं, फिर फर्स्ट फंक्शन को सेम रखते हैं और सेकंड का डेरिवेटिव, अब सेकंड के ऊपर एक डेरिवेटिव पहले ही है तो दूसरा आएगा, तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डबल प्राइम जी एफ प्राइम जी प्राइम माइनस एफ प्राइम जी प्राइम माइनस एफ जी डबल प्राइम। This gets cancelled, so you will get f double prime g minus f g prime. Right? What next? So if you are asked to differentiate this quantity, this function, which is f of x equal to x times x square times sin x, तो आप कैसे डेरिवेटिव करेंगे। ये दो फंक्शन है, पहले फर्स्ट का फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि है 2x, सेकंड को सेम रखेंगे हम, और फिर प्लस, फिर फर्स्ट को सेम रखेंगे और सेकंड का डेरिवेटिव जो कि होता है cos x। तो ये देन यू कैन सिंप्लीफाई 2x sin x प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स cos x। इसी तरीके से क्वोशंट रूल है, और क्वोशंट रूल का प्रूफ और उसकी एप्लीकेशन आप देख सकते हैं इसी वीडियो के अंदर। नाउ यूजिंग क्वोशंट रूल, सो यूजिंग क्वोशंट रूल बेसिकली आगे हैं द क्वोशंट रूल फॉर डेरिवेटिव्स। तो अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है f, और उसको डिवाइड किया जा रहा है g से, and we want to find out its derivative, so the derivative of f over g is equal to the derivative of function f g same minus f same and derivative of g, and all of this divided by the square of function g. So these are, functions. F is, when I'm writing f, I mean f means f of x. When I'm writing g, I mean g of x. Right. So let's prove this quotient rule. So we will, apply the derivative definition, limit process.
So I will set a new function h of x, which is defined by f of x divided by g of x. We will apply derivative by definition on this, and then we'll prove the quotient rule. So because we are using the h over as a definition, so let me give another name to this function. Let's call this k of x. So let me now define k of x plus h. This should be equal to f of x plus h divided by g of x plus h. Then by using definition or the limit process, using limit process or the derivative by definition, so it says that the derivative of k is equal to limit h tends to 0 k of x plus h minus k of x, and all of this divided by h. So substituting the value, so we know that k of x plus h is equal to f of x plus h divided by g of x plus h minus k of x is f of x divided by g of x, and all of this is basically divided by h. तो ये पूरा जो न्यूमरेटर है इसको फिर h डिवाइड कर रहा है. इसको सिंप्लीफाई करते हैं और थोड़ा सा. So this should be equal to limit h tends to 0. LCM ले तो ये बन जाएगा f of x plus h times g of x minus f of x times g of x plus h, and all of this is divided by g of x plus h times g of x times h. So यहाँ से आगे हम कुछ ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. तो f of x इंटू जी ऑफ एक्स हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर के अंदर, ताकि हम इसको जो है वो डेरिवेटिव की फॉर्म में ले जाए. So I can write the derivative of k of x to be equal to limit h tends to 0 f of x plus h times g of x. I can add and subtract something. Let me subtract minus f of x into g of x, and also add f of x and g of x, and then minus माइनस के बाद वही टर्म रहेगा f of x multiplied by g of x plus h, and all of this divided by g of x plus h times g of x times h. तो हमने क्या किया है, बेसिकली इस जगह पर हमने कुछ एड सब्ट्रैक्ट कर दिया है. So now let's further simplify this. So the derivative of k of x should be equal to limit h tends to 0. अब इन दोनों के अंदर g of x कॉमन है, so we can take g of x कॉमन, और फिर हमारे पास बच जाएगा f of x plus h minus f of x, और फिर इन दोनों के अंदर f of x कॉमन लिया जा सकता है,
विद प्लस साइन। सो अगर एफ ऑफ एक्स कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस एच, and all of this, whatever it is divided by g of x plus h times g of x times h. So this should be equal to limit h tends to 0 of g of x times times f of x plus h minus f of x। ये जो तीनों टर्म्स हैं ये इसके नीचे अलग से रख देते हैं हम, g of x plus h times g of x टाइम्स एच, और इसके नीचे अलग से रख देते हैं एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच, और इसके साथ साथ ये जो है ना, इसको हम लिखते हैं जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय एच। तो और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो ये जी ऑफ एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच times f of x plus h minus f of x divided by h, माइनस कॉमन में अगर इसमें से तो ये बन जाएगा f of x अपॉन g of x इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच, क्योंकि हमने इस यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया इस जगह से। सो अब अगर लिमिट को अप्लाई कर दें सबके ऊपर यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, तो ये इसके ऊपर भी लिमिट लगेगी और इसके ऊपर भी लिमिट लगेगी, और इसके ऊपर भी लिमिट लगेगी एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच, फिर इसके ऊपर भी लिमिट लगेगी जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। तो अब अगर लिमिट अप्लाई कर दें तो ये एच जीरो होगा, तो ये लिमिट वन अपॉन जी ऑफ एक्स बन जाएगी अंडर सुटेबल अजम्पशंस। ये डेरिवेटिव ऑफ एफ बन जाएगा, और ये माइनस ये एफ ऑफ एक्स वैसे ही रहेगा, जी ऑफ एक्स भी ये एच जीरो होगा तो ये जी ऑफ एक्स हो जाएगा, तो ये एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स बन जाएगा। या फर्दर इसको और सिंप्लीफाई करके रखें हम, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एफ का डेरिवेटिव डिवाइड बाय जी माइनस एफ ओवर जी स्क्वायर इंटू जी का डेरिवेटिव। तो अगर एलसीएम लें और सिंप्लीफाई करें तो वी कैन गेट एफ प्राइम इंटू जी minus fg prime divided by g square. That is what we needed. Now we can use this to prove the power rule for negative numbers. So we want to prove कि अगर हमारे पास जो है वो f of x बराबर है x पावर n के, और n जो है वो नेगेटिव है, so then we can prove that derivative of f of x नेगेटिव के लिए भी नेगेटिव इंटीजर है, तो फिर भी ये n times x power n minus 1 के बराबर हो जाएगा। How can we do that? So we can prove this. Because n is negative, so I can write it n is equal to minus k, where k is positive. तो अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो वो माइनस लिखकर किसी पॉजिटिव नंबर के बराबर रखा जा सकता है, और k पॉजिटिव, जैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो मेरा जो एफ ऑफ एक्स है वो बराबर हो जाएगा एक्स पावर एन, या जिसको लिखेंगे एक्स पावर माइनस के, या जिसको वन अपॉन एक्स पावर के लिख सकता हूँ।
अब ये नीचे वाला जो है इस पे एक्स पावर के जो है के पॉजिटिव है। ठीक, तो अब अगर क्वोशंट रूल लगाएं, क्वोशंट रूल ये कहता है कि आप न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे यानी वन का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे, माइनस देकर फिर जो है आप न्यूमरेटर को सेम रखेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे और नीचे जो है वो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे। यही हमने किया था ना, एफ जो है वो न्यूमरेटर था और जी जो है वो डिनोमिनेटर था। तो दिस इज गोइंग टू बी, अब ये वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा तो लिहाजा ये पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस ये वन है। और ये एक्स पावर के, अब के पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए हमें पता है कि ये फार्मूला होल्ड करता है, नीचे हो जाएगा एक्स पावर टू के। तो अब ये माइनस का के हो गया, ये एक्स पावर के माइनस वन माइनस टू के, सिंप्लीफिकेशन है अलजेब्राइक। ये माइनस के एक्स पावर, ये माइनस के माइनस वन। ठीक, तो अब फर्दर जो है हमें पता है कि माइनस के जो है वो एन के बराबर था, तो हम ये लिख सकते हैं एन एक्स पावर एन माइनस वन। सो दिस फार्मूला इज ट्रू फॉर इवन जब आपका एन जो है वो नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी बेसिक बुक्स इस क्वोशंट रूल को ऐसे भी लिखते हैं कि यू और वी दोनों फंक्शन है, तो ये कहते हैं यू डेरिवेटिव वी सैम माइनस यू सैम वी डेरिवेटिव डिवाइड बाय वी का स्क्वायर। इवन आई विल रिकमेंड कि आप ऊपर वाले फंक्शन को न्यूमरेटर फंक्शन कहें, नीचे वाले को डिनोमिनेटर फंक्शन। तो ये बराबर हो जाएगा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। गुड लक, एंजॉय। याद रखें हमने ये देखा है कि साइन का डेरिवेटिव जो है वो कॉस के बराबर है और कॉस का डेरिवेटिव जो है वो साइन के बराबर है, माइनस साइन के। अब टेन का डेरिवेटिव कैसे लिया जाए, तो आपको पता है कि टेन जो है वो बराबर होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के। तो आप अगर डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव लेने का मतलब है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का डेरिवेटिव लेना, और इसका मतलब है ये ऊपर वाला फंक्शन एफ है और ये नीचे जी है। तो आप रूल लगाएंगे डिफरेंस, जिसमें एफ ओवर जी का डेरिवेटिव होता है बराबर एफ का डेरिवेटिव जी सेम एफ सेम जी का डेरिवेटिव डिवाइड बाय जी स्क्वायर। तो यानी पहले फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, और दूसरा फंक्शन यानी कॉस सेम, फिर माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन यानी ऊपर न्यूमरेटर, इसको आप न्यूमरेटर कहें इसको डिनोमिनेटर कहें, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, ये न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर सेम माइनस न्यूमरेटर सेम यानी साइन एक्स सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो कि बन जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये डिवाइड बाय न्यूमरेटर का स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर एक्स। ऊपर बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप रिकॉल करें ना, तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन के बराबर होता है, तो ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर जो कि बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स के। तो लिटरेचर के अंदर जो आपका टेन का डेरिवेटिव है ना वो बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स के। अब इसी तरीके से ना आप लोग अगर सेक का डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं तो सेक बेसिकली बराबर है वन अपॉन कॉस के। तो न्यूमरेटर फंक्शन को वन लें और डिनोमिनेटर को कॉस, तो इसका डेरिवेटिव लेने का मतलब है कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव जीरो और डिनोमिनेटर सेम, माइनस न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो कि माइनस सेम साइन है डिवाइड बाय साइन स्क्वायर जो कि बराबर होता है बेसिकली यानी कॉस स्क्वायर यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये ऊपर बन जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू वन अपॉन कॉस एक्स, या इसको लिटरेचर के अंदर ऐसे लिखा जाता है टेन एक्स इंटू सेक एक्स, या हम कहते हैं कि जो सेक एक्स का डेरिवेटिव है ना वो बराबर होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, अच्छा फर्दर मोर इसी तरीके से इसको यूज करते हुए कॉट एक्स बराबर होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स के। तो आप इस्तेमाल करें और ये डेरिवेटिव खुद फाइंड करें। और कोसेक एक्स जो है वो बराबर होता है
ये बाय द वे बराबर हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इन कॉट एक्स, एज फार एज आई नो। सॉरी 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 सॉरी, ये बराबर हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर के। और फिर कोसेक 1/sin के बराबर होता है, फिर वही आप न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर यानी कोशेंट रूल लगाएंगे, और फिर आपके पास बन जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सो यू कैन डू ऑल ऑफ दिस स्टफ